देखो फटाफट देखो, अपनी क्लास 10th की फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर। पहला चैप्टर कौन सा? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलो ऋतिक, बोलो, बोलने से याद होता है। फिजिक्स में कितने चैप्टर अपने? 4 चैप्टर है, ठीक है। 4 चैप्टर का एक साथ रिवीजन निकालेंगे। सबसे पहला क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो इसमें भी आएगा क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होता है, ठीक है। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पैरेलल रे, उसको बोलते हैं नॉर्मल, है ना। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो बचपन से हमें क्या बताया गया? सेम पॉइंट, क्योंकि तीनों एक पॉइंट पे दिखते हैं। नहीं यार, वो तो एक लाइट एक पॉइंट पे आ रही ना। ऐसे एक लाइट सूरज की रोशनी अगर हम भेजेंगे तो एक इंसिडेंट रे आएगी क्या? नहीं, बहुत सारी आती हैं। तो इसलिए सेम प्लेन होता है, क्योंकि सारी आके पैरेलल, सारे मतलब बहुत सारी रेज आके पैरेलली स्ट्राइक करती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होती हैं। हम तो एक को कंसिडर करते हैं समझने के लिए, ठीक। तो पॉइंट नहीं होता, क्या होता है? प्लेन। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी 2 होते हैं। एक होता है स्नेल्स लॉ, आप लोगों को पता है ना, वहीं से आता है हमारा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, स्नेल्स लॉ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपका जो इसमें आया था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, वैसे सेम इसमें भी आएगा। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ रिफ्रैक्टेड आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्लियर हो गया? फिर यहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन, यहाँ पे भी इमेज फॉर्मेशन। यहाँ सर्कल मिरर पढ़ेंगे, यहाँ पे सर्कल लेंस पढ़ेंगे। वही होता है 2 कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों जगह। फिर साइन कन्वेंशन आप लोग को पता ही है, कोऑर्डिनेट बनते हैं, है ना, प्लस माइनस। वही आप लोगों ने एक चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस वही वाला, वहीं से साइन कन्वेंशन डालेंगे। इधर होगा तो माइनस, इधर होगा तो प्लस, ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा तो माइनस। क्लियर हो गया? क्या बात है, तो दिक्कत है रिकॉर्डिंग में? ठीक है। फिर यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 100% आएगा ही आएगा। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज होता है। लेंस का तो यूज यहाँ सामने दिख ही रहा है, एक यूज तो, और इसका यूज आप लोग देखते हो इमेज को बड़ा छोटा करने के लिए। फनी ग्लासेस होते हैं, मैंने बोला था ना साइंस सिटी जाएंगे पिकनिक के लिए, वहाँ पे है भाई फनी ग्लासेस, वहाँ दिखाऊंगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। और कहाँ यूज होता है कॉनकेव? बार्बर में। और कहाँ यूज होता है? जहाँ बड़ी सी इमेज को छोटे पे दिखाना होता है, कौन सा? रियर व्यू मिरर, आपकी गाड़ियों में, है ना। हेडलाइट्स, छोटे से लाइट को ग्लो कर देता है, उसमें होता है, ठीक है। वो सारे क्या मिरर ही है ना। और लेंस कहाँ? आप लोग जो चश्मा पहनते हो वो इधर आ जाएगा, समझ रहे हो? मिरर कहाँ पे है? रियर व्यू मिरर, उसमें कौन सा लेंस होता है? गाड़ियों में कॉन्वेक्स, क्योंकि वो क्या करता है? बड़ी सी इमेज को छोटा कर देता है। अच्छा, अब केसेस की बात कर लेते हैं। अगर इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना, 2 तरीके के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव के यहाँ पे 6 केस होते हैं और कॉन्वेक्स के 2, दोनों में वर्चुअल और इरेक्ट। और 6 केस में 5 में रियल और इन्वर्टेड, और एक केस एक्सेप्शन है, वो वर्चुअल वाला चला जाता है जब पोल और फोकस के बीच में होता है। सेम यहाँ पे भी होगा, बस यहाँ पे नाम बदल जाएगा। यहाँ जो कॉनकेव के साथ हो रहा है यहाँ वो कॉन्वेक्स के साथ होगा, 6 केस। और यहाँ जो कॉन्वेक्स के साथ हुआ यहाँ पे कॉनकेव के साथ होगा 2 केस, ठीक है। केसेस सेम रहेंगे भाई, 6 और 2, लेकिन नाम बदल जाएगा। समझ गए? चार्ट बनवाया हुआ है, आप लोग को देख लेना नोट्स में अपने, है ना। और नोट शेयर भी कर देना एक दूसरे से। ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, साइन कर ले, समझ गए। रिफ्लेक्शन तो ग्लास स्लैब, इसमें आप लोग को लैटरल डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए क्या होता है। इमर्जेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। और इंसिडेंट रे लास्ट में निकलता है ना पैरेलल, उन दोनों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? ये ग्लास स्लैब हो जाएगा, ये हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए ना, स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। बस लिखने का तरीका जान लेना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो काफी तरीके से लिखा जाता है ना। ऐसे भी लिखा जाता है, सी, और अब सी छोड़ो, वाटर और ग्लास का ले लेते, या एयर और वाटर का ले लेते हैं, ए डब्ल्यू ऐसे भी लिखा जाता है, ए डब्ल्यू ऐसे भी लिखा जाता है ना आदित्य? ऐसे लिखा जाता है ना, और ए डब्ल्यू ऐसे भी लिखा जाता है। समझ रहे हो ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे चीजें चलती रहती ना। आप लोगों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, उसको जैसे लिखा जाता है n12 करके, है ना। फिर n21 करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ऐसे वाटर और ग्लास का लिया गया है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, है ना, c के साथ। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने बताया नहीं था, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है c वाला, हाँ,
n इज इक्वल टू हाँ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट c का क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या फॉर्मूला बताया आप लोगों ने, n इज इक्वल टू c बाय v। समझ गए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा, सर्कल लेंथ हो गया हमारा, इमेज फॉर्मेशन हो गया। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये था 1/f इज इक्वल टू p। इसी वजह से मीटर इनवर्स होता है। काफी लोगों को कंफ्यूजन मीटर इनवर्स क्या होता है, 1/m को बोलते हैं ना मीटर इनवर्स। हाँ समझ गए। और हाँ देख रहा हूँ, पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, और मीटर इनवर्स भी दोनों लिख सकते हो। अगर पावर निगेटिव हुई तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव। अगर पावर पॉजिटिव हुई तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। ठीक है, समझ गए ना। अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर में। बस इतना ही है ऋतिक, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इन लोगों से नोट्स ले लीजिएगा। आपको जो मैंने याद करने को बोला तो करना ही करना है, बाकी इन लोगों के नोट्स से देख लेना। ठीक है, आगे आ जाओ। ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई और कलरफुल दोनों को पार्टीशन है ना, अलग अलग चीजें आ जाएगी। ह्यूमन आई ये रहा 3 आई के बारे में पढ़ लोगे। उसमें क्या क्या, रेटिना है ना, और कॉर्निया और सिलेरी मसल, वो जो कांटेक्ट और रिलैक्स करती रहती है ना। और सिलेरी मसल का ही काम होता है आइरिस से पिपल। सिलेरी मसल का ही काम होता है जब एकदम से लाइट ऑन हो और एकदम से अंधेरा हो जाए तो वो कांटेक्ट और रिलैक्स करती है ना, बताया हुआ है। फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है कि हम डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है हमारा, 25 सेंटीमीटर है ना। पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़े हो ना। आगे आ जाएंगे डिफेक्ट्स और करेक्शन। डिफेक्ट्स कौन कौन से, 3 डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, क्लाउडी दिखता है ना, धुंधला दिखता है हमको है ना, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं। मायोपिया क्या होता है, नियर। देखो छोटी स्पेलिंग तो उसके साथ क्या आ जाएगा, नियर। नियर साइटेडनेस का मतलब ये नहीं होता है, लोगों को लगता है कि हमें पास का नहीं दिखता, क्योंकि जो बीमारी है नहीं। नियर साइटेडनेस इसको बोलते हैं क्योंकि हमको पास का दिखता है। और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटेडनेस, हमें दूर का दिखता है। और दूर का, इसमें दूर का नहीं दिखता, इसमें पास का नहीं दिखता। और तो सही कैसे करें, कॉन्केव से, तो कैसे करें, कॉन्वेक्स से। देखो यहाँ पे पहले कॉन्केव, यहाँ पहले कॉन्केव, यहाँ बाद में कॉन्वेक्स, यहाँ बाद में कॉन्वेक्स, है ना, रिलेट कर देना इन दोनों से। तो देखो यहाँ ये सारे टॉपिक हो गए थे ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए, स्फेरिकल मिरर समझ गए, इमेज फॉर्मेशन समझ गए, यूजर समझ गए, साइन कन्वेंशन समझ गए, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें डायमंड वाला देख लेना, चार्ट एक बार देख लेना है ना, एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा देख लेना। स्फेरिकल लेंस समझ गए, कॉन्केव कॉन्वेक्स होते हैं। हाँ आप लोगों को पता है ना कौन सा मिरर वो कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग कॉन्केव। और मिरर की बात कर रहा हूँ, हाँ, और डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स है ना, डाइवर्ज कर देता है। और सेम इधर का क्या सीन रहता है, करता है कन्वर्जिंग, इधर अपोजिट होता है ना, लेंस और मिरर में अपोजिट होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये देख लीजिएगा आप लोग। ये हो गया सर्कल लेंस, अपोजिट होता है कि सेम रहता है, अपोजिट होता है ना कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। हाँ देख लीजिएगा, सर्कल लेंस हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया, पावर ऑफ लेंस हो गया, और इसके यूजेस हो गए। ठीक, इधर आई के समझ गए, पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट और करेक्शन समझ गए। प्रेस बायोपिया में हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस यूज करते हैं ना, दोनों पूनम हमने लगाए हुए है ना, उनके दोनों वीक है। जो ऐसे बाइफोकल लेंस कैसा होता है, ऊपर की तरफ होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। और ये हाँ ऐसे देखो, ये सिर्फ किसका होता है, कॉन्वेक्स का, और ये कॉन्केव का। तो दोनों लगा देते हैं हम लोग है ना, समझ गए ना, समझ गए ना। ऐसे चश्मे देखे हैं ना, हमको ना लगे कभी, हमारी पावर बढ़ गई है। आज फिर से जैकेट में पढ़ाना पड़ रहा है, सोचा था कि तैयार होके पढ़ाएंगे, जैकेट थोड़ा अच्छे भी लगने चाहिए। हाँ कहाँ पे हम लोग थे, ये समझ गए ना, डिफेक्ट ऑफ करेक्शन। फिर क्या है, रिफ्रैक्शन। तो प्रिज्म, या प्रिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता है, वो जो प्रिज्म का मिरर, वो जो डायग्राम बना हुआ है एक्टिविटी में, वो देख लेना। और इसका पता है तुम लोग को, स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे है ना, 7 कलर निकलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना उसको, डिस्पर्जन ऑफ, वही डिस्पर्जन लिखा हुआ है। अरे जो बनता है उसको, जो कलेक्शन ऑफ 7 कलर है व्हाइट कलर से जो निकलता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। हाँ। फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसके 2 चीजें हैं, ट्विंकलिंग स्टार और सनलाइट और सनसेट, 2 टॉपिक इसमें है कि तारे काहे चमकते हैं, क्योंकि उसकी डिस्टेंस हमको एक्चुअल
नहीं दिखती, हमको क्या दिखती है, अपेरेंट पोजीशन दिखती है। एक्चुअल दिखे तो ठीक है, एक्चुअल कुछ और अपेरेंट कुछ और, ये इधर 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 उधर दिखते रहते हैं, इस वजह से हमें तारे क्या होते हैं, चमकते हुए टिमटिमाते हुए दिखते हैं, बाकी वो होते सर्कुलर ही है ना, हम वैसे होते भी नहीं, तारे ऐसे ही होते हैं जैसे सूरज होता है, तारे ऐसे नहीं होते, लेकिन हमको दिखते ऐसे हैं क्योंकि वो चमक रहे होते हैं ना, टिमटिमा रहे होते हैं। फिर सनलाइट और सनसेट, हॉरिजन की वजह से हमें क्या दिखता है, ये आप लोग का टॉपिक क्या है, एडवांस सनलाइट सनराइज और डिले सनसेट है ना। एडवांस सनराइज क्यों, सूर्य अभी आप लोग देखोगे सुबह के कितने बजे रहे हैं, अभी तो 6 बजे कितना 7 बजने वाले हैं। जब आप लोग आए थे ना कोचिंग 5 बजे का करीब, तब जब सनराइज हो रहा होता है, तब आप लोग देखो हमें पूरा आसमान लाल दिख रहा होता है, वो हॉरिजन पे जहां से सूरज निकल रहा है ना, हॉरिजन पे सूरज तो नहीं निकल रहा होता है, हमें लगता है कि सूरज समुद्र में डूब रहा होता है, समुद्र से निकल रहा होता है, ऐसा तो होता नहीं। अपनी पृथ्वी घूम रही होती है ना, रोटेट कर रही होती है, तभी ना दिन बदलता है। पृथ्वी रोटेट कर रही है तो हम सूरज को देखने लगते हैं, जैसे जैसे सूरज दिखने लगता है। और हॉरिजन जो होता है, हॉरिजन समझ रहे हो ना, हॉरिजन क्या होता है यार, बचपन में पढ़ाया गया था, जहां समुद्र और आसमान मिले उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। सूरज वहीं से निकलता है ना, ऐसा दिखता है ना, अगर सी के पास जाओ, रिवर के पास जाओ तो देखो हॉरिजन पे क्या 2 मिनट पहले, सिर्फ 2 मिनट का टाइम रहता है, 2 मिनट पहले वो लाल दिखेगा आपको, और 2 मिनट बाद वो क्या दिखेगा, लाल दिखेगा। सनराइज के होने के बाद भी ऐसा लगेगा कि सूरज है ना, लगता है ना, बस वही टॉपिक है। फिर क्या है हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है, फैल जाना लाइट का ना। और हाँ, यहाँ रेनबो में ड्रॉपलेट से भी देख लेना, ड्रॉप से जो रेनबो बनता है, आप लोगों में है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 12th क्लास में आते थे आपके में, 12th क्लास में तो पूरा क्रिटिकल एंगल सब चीजें पढ़ोगे, इनके में हेड क्रिटिकल एंगल यूट्यूब बोर्ड में। आप लोगों में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, 3 चीजें होती है ना, डिस्पर्जन होता है वहाँ पे, हाँ ध्यान रखिएगा 3 चीजें होते हैं, एमसीक्यू में पूछा भी गया है, ऑर्डर भी पूछा गया कि सबसे पहले क्या होता है, बीच में क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, पता है ना, ध्यान रखना। अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन और बाद में डिस्पर्जन। पहले डिस्पर्जन होता है, पहले डिस्पर्जन हो रहा है आपको रेनबो, अच्छा सॉरी हाँ, आप लोग को ड्रॉप के अंदर रेनबो दिखता है, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, वो जो फुला बच्चे जिससे खेलते हैं ना गुब्बारों से, उसके अंदर भी बनता है। ये व्हाइट लाइट जल रही है ना, मैंने बनाया था अभी घर में ही बहुत सारे रेनबोज। तो पहले क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया, ड्रॉपलेट के अंदर रेनबो दिखता है क्योंकि फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर बाहर जाएगा तो रिफ्रैक्शन है ना, समझ गए ना, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिर इसमें क्या है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो, 9th क्लास का टॉपिक तक केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, कोलाइडल पार्टिकल्स जो रिफ्लेक्शन होता है। फिर व्हाई स्काई ब्लू, यार इसका आसमान नीला काहे दिखता है, इसका क्या रीजन है, हाँ उसकी वजह सबसे कम वेवलेंथ होती है, ज्यादा स्कैटर होती है इसमें। हाँ, ये आप लोगों ने कहाँ पढ़ा, ये प्रिज्म में आप लोगों ने पढ़ा विबग्योर है ना, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ हो ज्यादा स्कैटर करता है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी, इसी वजह से सारे जो डेंजरस चीज होती है वो लाल से दिखाते हैं, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, कम है, तो वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम करेगा, तो एक जगह फोकस रहता है, इसीलिए लाल लाइट दिखाते हैं सिग्नल पे रुकने के लिए, या डेंजर का साइन किससे होता है, लाल लाइट से होता है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा स्कैटरिंग कम, और इसकी वेवलेंथ कम स्कैटरिंग ज्यादा, इसलिए आसमान हमको क्या दिखता है, नीला। विबग्योर में भी वी की वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ, वॉयलेट की सबसे कम, फिर ब्लू है ना, और फिर इंडिगो, फिर ब्लू। तो अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि फिर वॉयलेट आसमान होना चाहिए था, तो आप लोगों ने देखा होगा आसमान का कलर वॉयलेट भी देखा होगा, आसमान का कलर इंडिगो भी दिखा होगा, कैसे ब्लू ही होता है क्या, नहीं ना, तीनों कलर मिक्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ठीक है। हमेशा आसमान स्काई ब्लू नहीं रहता है, देखे होगे, कभी डार्क ब्लू, कभी एकदम मतलब डरावने बाद वो आसमान दिखता है ना, तो यही सब है कलर की वजह से, ठीक है। आ गया जो, तो ये खत्म हो गया ना, सेकेंड चैप्टर भी खत्म, आ गया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर। हम जब भी 10th क्लास को पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हैं लगभग, और लाइट से चालू करते हैं क्योंकि लाइट आप लोग 8th क्लास में पढ़ लेते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी का क्या सिस्टम है, करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है, सर्किट आप लोग पढ़ता ही है ना, सर्किट पता ही है, जिसमें बल्ब होता है, जिसको चेक करेंगे कि तार में करंट दौड़ा देंगे, पता कैसे चलेगा करंट चल रहा है, तो बल्ब की लगा देंगे है ना, और फिर एमीटर नापने के लिए, वोल्टमीटर नापने के लिए पता ही है सबको, सेल लगा देते हैं। अच्छा हाँ, सेल और उसमें डिफरेंस होता है, किसी को लोग इसी को बैटरी बोल देते हैं, बट ये क्या है, ये सेल है, और बैटरी क्या होती है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, बैटरी, ऐसे 2 या 3 लगा दे तो क्या हो जाता है, बैटरी, बट ये क्या है, सेल। अच्छा, अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि निगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है, तो भैया मुझे बताओ ये क्या साइन है, निगेटिव का, तो ये दोनों मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं, तो बड़ी डंडी काहे के लिए, क्या इसको बीच से तोड़ देंगे, ये आधी डंडी, और फिर तोड़ देंगे तो ये पूरी डंडी,
तो ये बड़ी डंडी किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की। समझ गए ना, ये बच्चों की कंफ्यूजन होता है। शिवम अल्फाज जो हमारे टॉपर है उनकी भी कंफ्यूजन थी, समझ गए, दूर कर दी। ठीक है, समझ गए। अच्छा, आप लोग को मैंने केमिस्ट्री के चारों चैप्टर पढ़ा दिए, उसमें लास्ट में ऑर्गेनिक देख लेना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, एक क्वेश्चन फंसता है उससे एमसीक्यू का। ठीक है, आपके में 100% आएगा, लॉन्ग में भी आ जाता है, इनके में आईपीएसी का स्ट्रक्चर बनाने को भी आ जाता है, और वो भी पता है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन का डायग्राम स्ट्रक्चर देख लेना अच्छे से, वो फॉर्मूले देख लेना, CnH2n+2 1 करके -1 करके, वो सारी चीजें फॉर्मूले देख लेना। ठीक है ना, आगे आ जाओ। करंट इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट समझ गए। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, आप लोगों को पता ही है, मैंने काफी बार बताया हुआ है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को उठा के किसी सोर्स चार्ज की फील्ड तक लाने में जितना काम होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब वो फील्ड में आ चुका है ना, फील्ड में आ चुका है। अब सोर्स चार्ज की फील्ड में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो काम करेगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। VA माइनस VB भी कर लेते हैं, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा V इक्वल्स टू W/Q। ये सारे फॉर्मूले लिखे सब देख लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगर कमेंट करोगे तो न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, और दूसरी चीजें, और इसमें से जो भी टॉपिक ना समझ में आए वो बता देना, कमेंट कर देना, इसी वीडियो पे जब डालूंगा वो अलग से बता दूंगा। सर्किट डायग्राम आप लोगों में जो चार्ट बना उसको देख लेना, है ना। रियोस्टेट देखते हो, उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस देखते हो, सारी चीजें ऐसे एरो करके, है ना, रजिस्टर के साथ सारी चीजें देख लेना। लाइन कैसे जॉइन होती है, वायर कैसे दिखाते हैं, जैसे वायरिंग हम लोग करते हैं ना घरों में, उसको दिखाते कैसे, वो चीजें देख लेना। ओम्स लॉ आप लोग को पता है क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, है ना, पैरेलल ग्राफ बनता है, देख लेना। R कांस्टेंट होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। लोगों को कंफ्यूजन रहता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V तो नहीं होता, नहीं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। क्या कि जब वोल्टेज दोगे तभी ना करंट आएगा, करंट बैटरी के बिना करंट आ सकता है नहीं, तो पहले वोल्टेज आएगा। फिर फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, है ना, एरिया पे इनवर्सली, लेंथ पे डायरेक्टली, टेम्परेचर पे, और कौन सा है एक फैक्टर, मटेरियल, है ना, मटेरियल के अकॉर्डिंग बदलता है। अच्छा, रेजिस्टेंस पढ़ा रहे भैया, रेजिस्टिविटी नहीं लिखी, रेजिस्टेंस के जस्ट बाद रेजिस्टिविटी आ जाता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, है ना, रेजिस्टेंस इज द कांसेप्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज और पैरेलल, तो भैया व्हाट इज दिस, हमारे घरों में कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, एक खासियत होती है कि एक खराब तो एक अगर फ्यूज हो जाएगा तो बाकी सब चलता रहेगा, है ना। अगर सीरीज में लगा देंगे तो एक फ्यूज तो सारे फ्यूज, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैरेलल में हर उस पे अलग अलग वोल्टेज जाता है, हर उसके लिए हम लोग हर रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज लगाते हैं ना, और सीरीज में सबके लिए एक ही वोल्टेज होता है, उसमें क्या लगाते हैं अलग अलग हम लोग, हाँ कुछ नहीं, हम लोग वोल्ट, इसीलिए वोल्टेज, इसीलिए भी क्वेश्चन आता है कि वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल, क्योंकि वो पैरेलल में होता है ना, और एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। समझ गए, घरों में कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल, और उसमें सीरीज। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री का, ऐसा ही कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सिल्वर वायर का यूज काहे नहीं करते, जबकि सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, बिकॉज सिल्वर इज एक्सपेंसिव, सो वी यूज कॉपर, है ना, क्योंकि सिल्वर के बाद क्या आता है हमारा, कॉपर। ठीक है ना, इसलिए कॉपर वायर का यूज करते हैं। और मैक्सिमम हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, एलॉय का, जैसे निक्रोम, इन सब का यूज करते हैं ना घरों में वायरिंग के लिए। फिर हीटिंग इफेक्ट, भैया आपने रेजिस्टेंस बताया था कि रेजिस्टेंस होता है रुकावट, और जब भी रुकावट होती है तो हमें गुस्सा आता है। अगर हमको घर में कहीं खेलने वेलने से रोका जाए तो हमको क्या आता है, गुस्सा आता है, और गुस्से से हम क्या हो जाते हैं, लाल। लाल कब होते हैं, जब हीट, तो आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशन में हीटर पढ़ा है, हीटर की रॉड कैसे हो जाती है, गुस्से से लाल, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्यों आता है, क्योंकि उसको रोका जा रहा है ना, तो इसको रेजिस्टेंस रुकावट ही है ना। करंट को अगर फ्लो होने से, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोका जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, वहीं से हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, वहीं से वो हीट होने लगता है। समझ गए, वहीं से एप्लीकेशन, हीटर, वाटर हीटर, पानी का केटल, ठंडियों में ही इतने सारे एग्जांपल मिल जाते हैं, हम लोग यूज करते हैं जो, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस समझ गए, सारी चीजें हो गई। और कोई डाउट नहीं ना, ठीक है ना। ये देखो आ गए। फिर इलेक्ट्रिक पावर, देखो इसको आप लोग जानते होंगे ना, इसको आप लोगों ने देखा होगा और वीडियोस में, है ना बोलो ना। चलो आगे देखते हैं, एप्लीकेशन समझ गए, इलेक्ट्रिक पावर में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, कहाँ है, ये रहा वी आई, देखो कितना आसान है, इलेक्ट्रिक पावर वी आई, और एच में से टाइम लगा दो, टाइम के साथ हो जाता है ना। पावर को बोलो देख लेना आप लोग, वॉट और वॉट, किलो वॉट आर, ये सारी देख लेना कन्वर्जन, है ना। लास्ट में उस पर न्यूमेरिकल भी आता है, उसका फॉर्मूला क्या बताया था, आप बता दो जरा।
एक क्वेश्चन आएगा सीबीएसई बोर्ड में, उसको हम लोग डेज और वो वाला कैसे करेंगे, वर्क वर्क आवर इनटू पावर आवर इनटू आवर इनटू डे Day इनटू डे upon 1000. होल अपॉन 1000। इस फॉर्मूले को लगा देना भैया, वर्क लिख देना, हावर लिख देना, डेज लिख देना और अपॉन में 1000 कर देना। ये न्यूमेरिकल आएगा सीबीएसई बोर्ड में, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है, उसको बाहर से ले आओ, ठंडी लग जाएगी। ठीक है, तो पावर समझ गए आप लोग, इलेक्ट्रिक पावर समझ गए, ये फॉर्मूले हो गए। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको जरा देख लो बढ़िया से। हाँ वो ब्रोनो बाहर जा रहे हैं, इधर ले लो, अंदर ले भाग गया। हाँ, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट आप लोग जानते हो, ऑयस्टर अंकल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा रहे थे, गलती से कंपास बीच में रखा था और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते कराते उनको कंपास में डिफ्लेक्शन दिख गया, तो उनको पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास की नीडल के रखे डिफ्लेक्ट होगी। भैया उधर जाओ, इधर गंदी नहीं करना। मॉम इसको हटाओ, मॉम इसको उधर ले जाओ। हाँ लेके जाओ उसको उधर। ठीक है, समझ गए ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट। फिर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप लोग को पता है कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि एक पॉइंट में दो डिफरेंट डायरेक्शन नहीं दे सकती। और क्या होता है, नॉर्थ से निकलता साउथ में जाता है आउटवर्ड, और अंदर में साउथ से नॉर्थ, और ये क्लोज लूप बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्लोज लूप नहीं बनाता। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस है, आप लोगों ने भी पढ़ा 12th क्लास का 14 चैप्टर यही है ना, समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी आप लोगों को पता है। इसमें बस तुमने देखना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन देख लेना, आप लोगों में डायग्राम बनी हुई है और कुछ नहीं देखना इसमें। कहाँ से मतलब जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो कहाँ नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, जब एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो कहाँ नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। फिर ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ये होता है जिसमें हम लोग थंब रूल का यूज करते हैं। अगर करंट स्ट्रेट है तो वो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक। हाँ देखो ये है ना ऐसा, तो ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर अपवर्ड है करंट की डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज, और डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज। ये समझ गए। और ये स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, और अगर सर्कुलर होगा कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती है, समझ गए ना। अब ये कैसा डायरेक्शन है, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, ऊपर। यही सेम चीज हम रूल से देखेंगे। फिर आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अच्छा सोलेनॉइड में एक चीज आ जाती है, इनके में भी आता है, सोलेनॉइड रिएक्ट बिहेव एज अ बार मैग्नेट। ये 12th क्लास में टॉपिक आप लोगों में भी थोड़ा सा आ जाता है। बार मैग्नेट क्या होता है, वो चॉकलेट के बार के जैसा है ना, सबने देखा हुआ है। तो सोलेनॉइड में क्या होता है, सर्कुलर करंट के लूप्स होते हैं ना ढेर सारे, है ना। और बीच में क्या होता है, अगर हम आयरन की रॉड को रख दे, सॉफ्ट आयरन कोर रॉड आप लोगों ने पढ़ा है, उसको वो क्या हो जाएगी, मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है सर्कुलर, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्ट्रेट क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो ही रही, स्ट्रेट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड घुस जाएगी उसके अंदर, किसके अंदर, वही आयरन के अंदर, तो वो क्या बनाते हैं, बार मैग्नेट बना देगा। सिस्टम समझ गए। फिर क्या है, फोर्स होना, इसमें आपका हॉर्सशू मैग्नेट का यूज करते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा है ना, और ऊपर से हम वो लटका देंगे उसको कंडक्टर के साथ, तो डिफ्लेक्शन होगा, है ना। ये वाला देख लेना एक्टिविटी के साथ। लेफ्ट हैंड रूल यहीं से आ जाएगा हमारे, ये देखो लेफ्ट हैंड रूल भैया ने पहले से लिख रखा है, अभी समझाते हुए ये सब लिखते हुए। फादर मदर और चाइल्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स और ये चाइल्ड। अच्छा आपके एनसीईआरटी में थंब को मोशन लिखा है, तो मोशन मैग्नेटिक फोर्स को ही बोलते हैं ना। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ आपका फील्ड लिखा है, तो इसको मदर इसको फादर भी कर सकते हो ना, फादर मदर एक्सचेंज हो सकते हैं आपके एनसीईआरटी के थ्रू। ये हमारा अलग कॉन्सेप्ट है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। और ध्यान रखना भाई, आप ऐसे खड़े हो जाना जब भी आप पेपर दे रहे हो, आपका राइट हैंड ईस्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ, है ना, क्योंकि इधर में हमारा क्या वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हमारे ईस्ट में है, कि ईस्ट वाला जो बंगाल था वो कौन ले गया, बांग्लादेश, ठीक है। तो हमारा तरफ वेस्ट वाला बच गया, ये एसएसटी का। तो इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, वेस्ट में क्या है अपना गुजरात, नॉर्थ और साउथ। तो अगर बोले कि करंट की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ, और बोले कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, डाउनवर्ड, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड ये डाउनवर्ड कर लो, या कभी कभी कहता है इनसाइड द पेज, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपका फोर्स पूछेगा, फोर्स कहाँ है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड या नॉर्थ डायरेक्शन में, समझ गए।
इस हिसाब से चीजें कर लेना भाई, ठीक है ना। हाथ ऐसे ही रहेगा। अब करंट अपवर्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, ईस्ट की तरफ, और ये आउटवर्ड कह लो या नॉर्थ की तरफ कह लो, समझ गए। ऐसी चीजें कर लेना यार, ठीक है ना, ऐसी चीजें कर लेना, ठीक है। ये आउटवर्ड होगी, ये नॉर्थ की तरफ कह लो या अपवर्ड कह लो, जो भी कह लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ जाओगे आप लोग, बस कॉन्सेप्ट सही रखना। ये इसको 90 डिग्री पे रखना, तीनों 90 डिग्री पे होने चाहिए। फिर एप्लीकेशन पे आ जाते हैं यार। कहाँ मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन कहाँ देखते हो, मोटर और जनरेटर। यूपी बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, ठीक है ना। मोटर जनरेटर में क्या होती है, मैग्नेटिक कॉइल होती है यार। आपके पंखे में भी मैग्नेटिक कॉइल होती है, पता है ना। ये सब एप्लीकेशन है, ठीक है। आपकी मोटर, ये जो पानी वाली मोटर होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो जनरेटर, जिससे वो शादी वाले में हरा हरा जनरेटर होता है ना, ऐसे घुमा घुमा के, उसमें मैग्नेटिक कॉइल होती है। तो सही चीज है, समझ गए। तो आपकी ओवरऑल फिजिक्स हो गई समाप्त।